नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। और यह लेक्चर सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का सेपरेटली वीडियो आपके लिए बनाया होगा, आप लोगों ने उसको भी देखा होगा, जिसमें आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ना था। लेकिन सभी विश्वविद्यालयों में पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पढ़ना होता है बीए के थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सोहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, या फिर ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ। ठीक है, ये सब परीक्षाएं आपकी पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पूछा जाता है। तो उसमें अगर आपका मेजर माइनर किसी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का जो दायित्व होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। किसका होता है? पंचायती राज संस्थाओं की अगर बात की जाए, देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? तो ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। किसका होता है बेटा? राज्य निर्वाचन आयोग का ही होता है। संविधान के अनुच्छेद 243 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में जो पंचायती राज संस्थाएं, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, ठीक है, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, तो ये सब चुनाव की तैयारी हुआ, संचालन करना हुआ, चुनाव का माहौल ठीक ठाक रखना हुआ, ठीक है, ये सब कौन करता है? ये सब करता है भैया राज्य निर्वाचन आयोग। जबकि आप देखते हैं जो भारत निर्वाचन आयोग होता है, भारत निर्वाचन आयोग का ही एक प्रकार से ये अंग होता है जो विधानसभाओं के चुनाव, मतलब जो विधानसभा के अंतर्गत, जैसे जो निर्वाचन आयोग होता है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सांसदीय, विधायकी चुनाव करवाता है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है ये छोटे मोटे चुनाव करवाता है, बेसिकली पंचायती राज संस्थाओं के, नगर निगम, ग्राम पंचायत, ये सब। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम सभा के निवासी या फिर मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के निवासी, या सरकार, राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत प्रदत्त सूची के अनुसार, या सरपंच द्वारा मनोनीत। तो देखिए निवासी ही नहीं होते, निवासी बहुत सारे लोग हैं। राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त सूची के अनुसार जो होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट, क्या पूछा गया है? मतदाता सूची में दर्ज, बिल्कुल, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम सभा के जो निवासी होते हैं वही ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं और वही वोट डालने के अधिकार रखते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका, निम्न में से किस पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने पर लोक आयुक्त राजस्थान के द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? इनमें से बताएं, राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त करने पर लोक आयुक्त या राजस्थान के द्वारा, मतलब राज्य सरकार या राजस्थान के द्वारा जांच नहीं की सकती? तो किसके द्वारा नहीं की जा सकती? सरपंच और पंच। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। कितने विषय शामिल हैं 11वीं अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है बेटा? अगर आप देखेंगे तो 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 29 है। 29 विषय शामिल हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 11वीं अनुसूची में 29 विषय कुल मिलाकर के शामिल है, जिसमें कृषि, सिंचाई, भूमि सुधार, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, लघु उद्योग, ग्रामीण सड़कें, जल आपूर्ति, आवास, प्राथमिक और वयस्क शिक्षा को लेकर के काम हुआ, स्वास्थ्य की सुविधा हो गया, परिवार कल्याण की बात हो गई, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो गया। ये सब सारे कार्यक्रम पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद भाग के, मतलब भाग की अगर बात की तो भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 के ओ तक जो है पूरा प्रावधान इसमें 11वीं सूची में इसके बारे में किया गया है। संविधान संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और उसी संशोधन के द्वारा इस प्रणाली को संविधान में दर्जा मिला है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था वगैरह को। सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता को कई भागों में बांट देना। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में, जिला पंचायतों में, ये सत्ता का विभाजन ही है, शक्तियों का विभाजन को ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सत्ता का केंद्रीकरण मतलब होता है सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में जाकर के निहित हो जाए, सत्ता का केंद्रीकरण होता है। जब सत्ता शासन कई लोगों में बंट जाती है तो उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है।
अगला प्रश्न, जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वही होता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? तो अनुच्छेद 38 में की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? नगर निगम आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है 74वां संविधान संशोधन, बहुत ही फेमस संविधान संशोधन है, नगर पंचायतों से रिलेटेड है, शहरी निकायों से रिलेटेड है। तो 73वां संविधान संशोधन ग्राम से रिलेटेड है, मतलब ग्राम पंचायतों से, और 73वां संविधान संशोधन मतलब 74वां जो है वो आपका नगर पंचायतों से रिलेटेड है। तो 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो नगरीय चीज़ों के लिए, शहरी चीज़ों के लिए 12वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो 73वें संविधान संशोधन में, और वो ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इसको आप एकदम से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक ग्राम जो होगा पंचायत का गणराज्य होगा? ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका बेटा, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय शासन से, देखिए, लोक स्वास्थ्य स्थानीय शासन से रिलेटेड है। ठीक है, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये नहीं शामिल है। बाकी स्वच्छता, लोक उपयोगी सेवाएं, ये तीनों शामिल हैं। जबकि बी वाला लोक व्यवस्था का अनुरक्षण करना, ये जो है कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन व प्रबंध करता है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन करना हुआ, चुनाव करना हुआ या प्रबंधन मैनेजमेंट करना हुआ, तो राज्य चुनाव आयोग ही इस काम को करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के लिए की गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा स्तर शामिल नहीं है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के लिए की गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा स्तर शामिल नहीं है? तो इसमें से ग्राम स्तर, जिला स्तर और मध्यवर्ती स्तर या क्षेत्र स्तर जिसको आप कहते हैं, तीनों शामिल हैं। बस्ती स्तर नहीं शामिल होता, ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, किस वर्ष भारत में मद्रास कारपोरेशन की स्थापना से स्थानीय स्वशासन का प्रादुर्भाव हुआ? बताइए। 1632, 1637, 1692, 1665, 95, 1687। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है 1687 इज राइट आंसर। जिन बच्चों ने 1687 लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ मद्रास कारपोरेशन की स्थापना से माना जाता है। मद्रास कारपोरेशन की स्थापना वही पूछा गया कब हुई थी, तो 1687 में हुई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी उस दौरान। और आपको बता दूं कि इसे भारत का प्रथम नगर निगम यानी फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। इसको बनाया गया था इसलिए कि ताकि शहर का प्रशासन अच्छे तरीके से चलता रहे, साफ सफाई शहरों में, और टैक्स वगैरह वसूलना, कानून व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने के लिए व्यवस्था की गई थी। ये बात ध्यान रखें। बाद में इसी पैटर्न पर आप देखते हैं, जैसे मद्रास में किया गया था, ऐसे ही कलकत्ता में, ऐसे ही बॉम्बे में, इन सभी जगहों पर आप देखते हैं भारत में स्थानीय प्रशासन की नींव जो है वो रखी जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन प्रश्न आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। नगर पालिका मंडल के सदस्यों को कहा जाता है, नगर पालिका मंडल के सदस्यों को क्या कहा जाता है? नगर पालिका मंडल के सदस्यों को पार्षद के रूप में, किसको क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्षद बेटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नगर पालिका का जो चुनाव होता है, नगर पालिका मंडल का सदस्य का चुनाव जनता उसको चुनती है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, ऐसे पार्षदी का चुनाव नगरों में होता है, शहरों में होता है। ठीक है, और नगर पालिका का गठन कब हुआ था, किस दौरान हुआ था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था, और 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही हुआ था।
और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन से ग्राम पंचायत में प्रधानी का चुनाव हुआ, क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुखी जो होती है वो, ठीक है, यानी बीडीसी वाला चुनाव जो होता है वो। इसके अलावा जिला स्तर पर जिला पंचायती का चुनाव होता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना जाता है, जिला पंचायत के सदस्य उसको वोट देते हैं। तो ये ग्राम स्तर पर है, लेकिन जिला स्तर पर आप देखते हैं मतलब कि जो शहरी स्तर होता है, जहाँ पर नगर है, बहुत बड़े बड़े नगर हैं, वहाँ पर आप देखते नगर पालिका का चुनाव होता है, वहाँ पर पार्षदी का चुनाव होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नगर पंचायत जो होता है छोटे नगरों के लिए होता है, जिसमें पार्षद बनते हैं। नगर पालिका मध्यम या आकार जो में बड़े जो नगर हैं उनके लिए, और नगर निगम जो होता है सबसे जो बड़े नगर होते हैं, बड़े बड़े शहर, उनमें नगर निगम का चुनाव होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसको हम पार्षद कहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। राजस्थान में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे संक्रमणकालीन नगरीय क्षेत्रों में स्थापना की गई, बताएं। नगर पालिका की स्थापना की गई है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो स्थानीय स्वशासन की जनक की बात की तो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, लॉर्ड रिपन को मानते हैं। लॉर्ड रिपन ने ही यह प्रथा चालू करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी को भारत का उद्धारक या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया आप देखते हैं यही लाता है लॉर्ड रिपन, जो एक विदेशी था, ठीक है। भारत में शासनकाल जो इसने किया है 1880 से लेकर के 1880 से 1884 तक का समय काल लॉर्ड रिपन का गवर्नर जनरल का काल रहा है, ठीक है। इसी ने इसको जारी किया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये एक प्रकार से जो है काफ़ी योगदान इसका रहा भारत में। स्थानीय निकायों में चुने हुए भारतीय सदस्यों को शामिल किया इसने। वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार आंशिक रूप से स्थानीय निकायों को दिया। साथ ही साथ में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, साफ सफाई हुआ, टैक्स वगैरह अच्छे तरीके से इसने जो है किया। पंचायतों और नगर पालिकाओं को तमाम सारे काम को सौंपा, तो जनता की भावनाओं को समझता था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्थाओं का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है बेटा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। वो कहा जाता है किसको? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइएगा भाई कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजीव गांधी, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है, ठीक है। आर्किटेक्ट मॉडर्न पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है राजीव गांधी जी को, ठीक है। ये बात आप ध्यान, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कह सकते हैं भारतीय स्तर पर अगर देखें तो, लेकिन राजीव गांधी ने इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, इसीलिए राजीव गांधी इज राइट आंसर। राजीव गांधी जो है आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। राजीव गांधी के नेतृत्व में 1980 के दशक में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने का प्रयास शुरू किया गया। 64 नंबर का संविधान संशोधन होता है 1989 में, और ये संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देना, ठीक है। ये बात आप ध्यान, लेकिन ये मान्य नहीं हो पाया, पारित नहीं हुआ था, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। लोकसभा में तो होगा लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। बाद में उन्हीं के प्रयासों के द्वारा आप देखते हैं बाद में 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और उसके बाद में फिर इसको पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान हो जाता है। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हो जाता है, प्रभावी हो जाता है व्यवस्था, और इस तरीके से नव पंचायती राज के निर्माता हैं, आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार हैं राजीव गांधी जी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, ये प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखी है? बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? किसने लिखा बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, किसने लिखा है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? गांधी जी की पुस्तक है। और माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ऑप्शन में यहां पर नहीं दिख रहे हैं। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बताइए इस पुस्तक को किसने लिखा है? बताएं बाबू। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक भाग है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, बात आप ध्यान रखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसी का एक भाग है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका जो दिया हुआ है, गांधी जी की पुस्तक नहीं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है। और एक पुस्तक जो थी इनकी, उनका क्या नाम है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी का भाग है। 1944 में अहमदनगर जेल में इस पुस्तक को लिखा था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कौन सी पुस्तक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसी का जो एक भाग है वही, उसी का नाम है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। बाकी आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अगर बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पुस्तक को ही लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर की बात की तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया इनकी पुस्तक नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी ये पुस्तकें नहीं लिखी हैं और ना ही गांधी जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन से, किसे पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? किसने कहा बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने पंचायती राज व्यवस्था को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं। देखिए, प्रेशर ग्रुप ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है माइनर वीनर ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रेशर ग्रुप ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा? माइनर वीनर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रॉबर्ट सीबोन, ऑप्शन सी आमंड, ऑप्शन डी है मॉरिस जोन्स। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? बिल्कुल राइट आंसर आपका माइनर वीनर इज राइट आंसर। माइनर जो है वीनर ने इस पुस्तक को लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वे समूह जो भीड़ व प्रदर्शन के रूप में अचानक ही प्रकार आते हैं वे कहलाते हैं। तो वे समूह जो भीड़ व प्रदर्शन के रूप में अचानक ही बाहर होते हैं या प्रकार होते हैं, वो उन्हीं को प्रदर्शनात्मक समूह कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राजनीतिक संस्कृति यानी कि पॉलिटिकल कल्चर की मुख्य विशेषताओं में दबाव समूह को सूचीबद्ध किसने किया? तो रॉबर्ट डाहल साहब ने किया था इस बात को। प्रेशर ग्रुप वह समूह होता है, दबाव समूह वह समूह होता है बेटा जो कि राजनीति में भाग नहीं लेता है लेकिन राजनीति को प्रभावित जरूर करता है। जैसे आरएसएस हो गया, जैसे बजरंग दल हो गया, जैसे मुसलमानों का तमाम सारा संगठन है। तो ये सब ऐसे संगठन है जो कि क्या करते हैं, राजनीति में भाग नहीं लेते, अपने लोगों को राजनीति में नहीं लड़वाते, लेकिन ये राजनीति पर दबाव डालते हैं जरूर। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सत्ता में अपनी पार्टी के द्वारा समर्थकों को सरकारी ठेकों और नौकरियों से पुरस्कृत के प्रचलन को क्या कहा जाता है? सत्ता में अपनी पार्टी द्वारा समर्थकों को सरकारी ठेकों और नौकरियों से पुरस्कृत के प्रचलन को हम इनामी प्रणाली के नाम से जानते हैं। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आजकल राजनीतिक क्षेत्र में श्रमिक संघ काम करते हैं, किसने कहा था? आजकल राजनीतिक क्षेत्र में श्रमिक संघ काम करते हैं, तो दबाव समूह के रूप में ही श्रमिक संघ काम करते हैं। इसका गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या अखिल भारतीय किसान यूनियन हो, सब कुछ आप देखते हैं ये सब दबाव समूह ही होते हैं। अगला प्रश्न है, इसका प्रारंभ दबाव समूह के रूप में हुआ परंतु आगे चल करके यह राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी बन गया, किसका बताएं? तो फटाफट से बताएं किसका प्रभाव? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना पहले दबाव समूह के सरकार पर दबाव बनाने के लिए 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना होती बंबई में, ठीक है। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी बनाए जाते हैं, आपको मैंने पढ़ाया भी होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1885 में होती है, तब वो दबाव समूह के रूप में बनी थी, लेकिन आज ये एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है। आप जानते हैं राहुल गांधी जी इसके मुखिया रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह को राजनीतिक दलों के पीछे सक्रिय लोग बताता है जो वर्ग हित की सिद्धि करते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेडरिक कहते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है?
तो भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता की कामना करता है। समान नागरिक संहिता की कामना कौन करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य में समान नागरिक धर्म संहिता होती है। किसी एक ही कानून से पूरा पूरा देश चलता है, धर्म का उसमें बोलबाला नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार लाता रहता हूँ। किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा था? किस विद्वान ने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? इसको कहा था एकमात्र विद्वान विचारक है कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा था। लेकिन ये बात पूर्णतया जो है कहीं ना कहीं पे गलत ही सिद्ध होती है। धर्म जनता के लिए अफीम है, ये बस एक पक्ष को लेकर के उन्होंने कहा था। धर्म के बारे में शायद उतनी गहरी जानकारी भारतीय संदर्भ में उनको नहीं थी, और भारत में वर्ग व्यवस्था थी ही नहीं, तो भारत में ये विचार बिल्कुल भी इनका लागू नहीं होता है। ये विदेशी विद्वान है कार्ल मार्क्स, तो विदेश में इनका विचार लागू हो सकता है, लेकिन भारत में ये विचार लागू नहीं हो सकता। कि भारत में चूंकि वर्ण व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। भारत में 4 वर्ण है, जबकि विदेशों में जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर 2 वर्णों की बात थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब तक का जो इतिहास रहा है समाजों का, वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिख डाली, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का एक लेख लिखा 1848 में। इसके साथ ही साथ कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। धर्म जनता के लिए भी इन्होंने ही कहा था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मार्क्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षतावाद का किससे तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता है? धर्मनिरपेक्षतावाद का जो है कठोर पल्लववाद से आप नहीं स्थापित कर सकते तालमेल, बाकी मानववाद, प्रगतिवाद, विज्ञानवाद से आप तालमेल बैठा सकते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया भारत को? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बहुत सारे संविधान संशोधन इसमें किए गए, बहुत सारा हेर फेर हुआ, पूरा संविधान कहीं ना कहीं पे एकदम से उलट पुलट कर दिया गया। संविधान के मूल ढांचे तक को जो है उसमें तमाम शब्दों को जोड़ा गया, जैसे कि अखंडता, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, ये सब शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़े गए हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा शत्रु है। धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा शत्रु है सांप्रदायिकता, यानी कि संप्रदायवाद। कम्युनलिज्म जो होता है धर्मनिरपेक्षता को बहुत रोकता है। धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी, यानी मुसलमानों की कट्टरता, हिंदुओं की जो है हिंदू राष्ट्र की कल्पना, ये दोनों सांप्रदायिकता के लक्षण हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, और ये कभी धर्मनिरपेक्ष राज्य होने नहीं देंगे भारत को। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन इसको लगातार जो है एक क्वेश्चंस के दायरे में ला करके खड़ा कर देता है मुसलमानों की कट्टरता और हिंदुओं की हिंदू राष्ट्र की प्रबल भावना। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न आ चुका है, इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं, बाकी भारत, नेपाल, अमेरिका धर्मनिरपेक्ष राज्य बन चुके हैं। पहले नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, अब नेपाल भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बन चुका है। मतलब राज्य माने देश। पाकिस्तान मुस्लिम धर्म का कंट्री है, वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से ही चलता है, तो वो धार्मिक कंट्री है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने का उद्देश्य नहीं था। क्या उद्देश्य नहीं था? एक विषम राष्ट्र की को एकजुट करना, या फिर इस धार्मिक स्वतंत्रता आपको प्रदान करना, ये सब दोनों तो शामिल था ये। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को अल्पसंख्यक वोट प्राप्त करना, ये कोई उद्देश्य नहीं था इसका, यही गलत हो जाएगा। बाकी राष्ट्र की प्रगति के पथ पर राष्ट्र को ले जाना, ये भी बिल्कुल सही था। यानी कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को इसलिए शामिल किया गया ताकि धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान हो, एक विषम राष्ट्र को एकजुट किया जाए और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर स्थापित किया जाए। ये बिल्कुल तीनों बात सही है, जबकि अल्पसंख्यक वोट प्राप्त करना ये इसका उद्देश्य नहीं था। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर हावी जो है इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सरकार देश में एक विदेशी धर्म लागू करती नहीं, राज्य व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लेता नहीं, कुछ सदस्य उसी समुदाय के सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है, यानी दूसरा ही सही है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल है? इनमें से देखिए, राज्य और धर्म का पृथक्करण ये शामिल है, सैद्धांतिक दूरी का सिद्धांत भी शामिल है। ठीक है, परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत नहीं शामिल है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं, ये शामिल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गा ऑप्शन नहीं शामिल है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने तमाम सारे प्रश्नों को आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका, अशोक मेहता समिति किन 2 स्तरों पर जो है स्तरों की बात करती थी?
अशोक मेहता समिति की अगर बात कीजिए बेटा, तो अशोक मेहता समिति ये सब जो है समितियां बनाई गई थी, यही सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर के, स्थानीय स्वशासन को लेकर के। तो अशोक मेहता समिति ने जो है मंडल पंचायत और जिला पंचायत की बात करी थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जो है 1958 में पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया गया, लेकिन सभी सफल नहीं हो पाए थे। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो उसकी अध्यक्षता करी थी अशोक मेहता ने, इसीलिए इस समिति को अशोक मेहता समिति कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य होता है? पंचायती राज की स्थापना करना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है नौकरशाही संरचना का विकेंद्रीकरण करना, नहीं। सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा, ये भी नहीं। राज्य के पक्ष में अधिक विकेंद्रीकरण, गलत। पंचायती राज व्यवस्था का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज की आधारशिला है। पंचायती राज की आधारशिला होती ग्राम सभा, यहीं से शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका, पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतम स्तर कौन सा है? पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतम स्तर होता है ग्राम सभा। क्या होता है? एक मिनट। उच्चतम स्तर, निम्नतम स्तर तो आधार होता है आपका ग्राम सभा, और उच्चतम स्तर होता है आपका जिला परिषद। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा का ऑप्शन। अगला प्रश्न, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है खंड विकास अधिकारी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खा ऑप्शन। ये पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन से, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? पंचायती राज व्यवस्थाओं के निम्नतम स्तर पर है ग्राम पंचायत व ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। पंचायती राज की प्रधान समस्या, पंचायती राज व्यवस्थाओं में दलगत राजनीति होने लगती कभी कभी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा, यही सामाजिक उसकी जो है समस्या है। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है समन्वय और पर्यवेक्षण करना। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ग्राम पंचायतों की आय का साधन कौन नहीं है? ग्राम पंचायतों की आय का साधन कौन नहीं है इनमें से? देखिए, कृषि, देखिए संपत्ति, जानवर, वाहन कर, उपहार, ये सब मिलता है। कृषि पर आयकर ग्राम पंचायतों की आय का साधन होता है। राज्य सरकार का तो दिया गया अनुदान, ये भी हो सकता है। ठीक है, या ग्राम पंचायतों की आय का साधन कौन नहीं है? ग्राम पंचायतों से देखिए संपत्ति पर, जानवर पर, वाहन पर कर आप दे सकते हैं, उपहार, कृषि आयकर। कृषि पर आयकर करेक्ट आंसर हो। कृषि पर आयकर जो होता है ये नहीं देना पड़ता है, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? देखिए, बलवंत राय मेहता समिति है, जो है LM सिंधवी समिति भी है, अशोक मेहता समिति तो है ही, ये समिति नहीं है जो है PBN राव समिति। अगला क्वेश्चन से आपका, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का क्या मतलब होता है? पंचायत के सदस्य नहीं, जिलाधिकारी से अभिभूत विशिष्ट लोग नहीं, एक पंचायत क्षेत्र के लोग को कहते हैं क्या? नहीं। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को ग्राम सभा हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। ग्राम सभा में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, लोग प्रधान को डायरेक्ट वोट देते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वरूप, मतलब हम और आप प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हम पहले सांसद को वोट देंगे और सांसद जा करके तब प्रधानमंत्री चुनता है। ठीक है, लेकिन हम अपने यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधान जो होता है, प्रधान खड़ा होता है, प्रधान को हम ही चुनते हैं, जनता वोट देती है और प्रधान ही डायरेक्ट जो है प्रधान बन जाता है। लेकिन आप ये चीज़ नहीं जानते हैं, ग्राम पंचायतों में भी एक जो है सदस्य का चुनाव होता है। तो सदस्य बेसिकली जो जीतता है वो सदस्य लोग जो है वो प्रधान के अंडर में होते हैं, वो सदस्य लोग जो होते हैं वो प्रधान को वोट दे देते हैं और वो जीत जाते हैं। भारत में सही मायने में स्थानीय मतलब कि स्वरूपात्मक शासन का या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपका है, किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दबाव समूह का क्या काम होता है? दबाव समूह का कार्य होता है अपने स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए ये लोग दबाव डालते हैं, किस पर? राजनीतिक दलों पर। अगला प्रश्न, दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस अर्थ में भिन्न होता है या अलग होता है? दबाव समूह राजनीतिक दलों से वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं, बाकी जो है बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं, वो राजनीति में भाग नहीं लेते हैं डायरेक्ट रूप से। D.D. मैकीन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है, वो एक गुमनाम साम्राज्य के रूप में उसको जो है परिभाषित करते हैं, D.D. मैकीन। अगला प्रश्न आ चुका, किसने प्रशासक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा है? किसने कहा बेटा? किसने कहा था? किसने कहा था? फाइनर ने कहा था, HM फाइनर ने कहा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, बताएं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनमें से ऑप्शन में से बताएं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सुरेश पटेल नहीं, सुरेश पटेल, इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इकबाल सिंह लालपुरा जो है यही एक प्रकार से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को कहा जाता है एनसीएम कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये इकबाल सिंह लालपुरा जो है ये बेसिकली 13 अप्रैल 2022 से इस पद पर कार्यरत हैं। इकबाल सिंह लालपुरा एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। उनकी नियुक्ति से पहले यह पद जो है किसके नाम था? गैरुल हसन रिजवी इस पद पर थे, जो कि जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक माने जो ऐसे अल्पसंख्यक भारत में जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब अल्पसंख्यक हैं, तो इन्हीं के लिए ये पद बनाया गया है। और इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था किसका? हसन रिजवी का, 2021 में मई के महीने में। और उसके बाद में फिर बने थे आप यानी कि एनसीएम बने थे कौन? इकबाल सिंह लालपुरा जी। ये बात आप ध्यान रखें, मतलब 12 अप्रैल 2025 को उनका 3 वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो गया। तब से आयोग नियमित अध्यक्ष और सचिव के बिना कार्यरत है। और आप देखते हैं सचिव के पद के लिए नीलम सामी राव आईएएस 1992 एमपी को मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया और तमाम सारी चीज़ें इसके बारे में। अगला प्रश्न आ चुका है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना था? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बना था बेटा? महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था 1992 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था, ठीक है। महिलाओं के अधिकारों और कल्याण के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू की स्थापना 1992 में की गई थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आ चुका है, इनमें से कौन सांप्रदायिकता के कुरूप रूप के बारे में सत्य है? सांप्रदायिकता का कुरूप रूप इनमें से कौन सा दिखाता है? देखिए, दंगे, सांप्रदायिक हिंसा, नरसंहार, ये सब आपको देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आ चुका, सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? सांप्रदायिक राजनीति का मतलब होता है जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए करता है, तो इसी को हम सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है? क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण है सांस्कृतिक भिन्नता, ठीक है, यानी कि संस्कृतियां सभी की कल्चर अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्रों की, इसीलिए क्षेत्रवाद की जो है भावना पनपती है देशवासियों में। भारत में कुल मिलाकर के कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में इनमें से अगर देखे जाए ऑप्शन के हिसाब से 179 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में कितनी बोलियां हैं? तो लगभग में बोलियों की संख्या की अगर बात की तो 200 से अधिक बोलियां, मतलब बहुत ज़्यादा बोलियां वैसे यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो। अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी बेटा? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 1 अक्टूबर की डेट को हुई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य बनाया गया था, तो उसी में आंध्र प्रदेश के लोग शामिल थे। और बाद में आप देखते हैं 1 नवंबर 1956 को हैदराबाद राज्य से तेलुगु भाषी लोगों को शामिल करके वर्तमान आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये राष्ट्रीय एकवाद या राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, राष्ट्रवाद के लिए खतरा है? बिल्कुल खतरा है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट आंसर है? हाँ, ये खतरा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखने को मिला? 1947 में ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, धर्म के आधार पर ही मुसलमानों के लिए जो है पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए धर्म मतलब कि भारत की स्थापना की गई। लेकिन महात्मा गांधी जी ने और नेताओं ने कहा कि भाई जो मुसलमान भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रहें, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन है? भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? इनमें से देखिए, आपराधी मनोवृत्तियां, निर्धनता और बेरोजगारी और राजनीतिक स्वार्थ। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इनमें से निर्धनता और बेरोजगारी से कोई सांप्रदायिक नहीं होता है, अपराधी मनोवृत्तियों से भी लोग संप्रदायवाद नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। राजनीतिक स्वार्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस समय सीखा जा रहा है, लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया जाता है और लोग आपस में दंगा खतरा करते रहते हैं। सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, इस बात को एक प्रकार से बहुत सारे लोग सहमत है, बहुत सारे लोग असहमत हैं, तो विवादास्पद में रखिए इसको। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण क्या है? क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण है सांस्कृतिक भिन्नताएं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, क्रिएशन ऑफ पैट्रियार्की पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा जी लर्नर साहब ने। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है? क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है किसने कहा था? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने कहा था। खा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जातिवाद के विकास का प्रमुख कारक है? जातिवाद के विकास का प्रमुख कारक है औद्योगिकरण, राजनीतिकरण और क्या नाम है, नगरीकरण। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, मतलब जातिवाद एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के समान हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपने जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को सुदृढ़ करने हेतु प्रेरित होती है। ये परिभाषा जातिवाद की किसने दी है? डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा जी ने दी। का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न, निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? इनमें से देखिए, पारस्परिक तनाव बिल्कुल होता है इसमें। राष्ट्रीय एकता में बाधा भी उत्पन्न करती है सांप्रदायिकता। राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। परस्पर विश्वास नहीं जमता इसमें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही जो है सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं, बाकी तीनों है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन कारक राष्ट्रीय एकता में बाधा है? भारत में आप देखते हैं धर्मांधता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सब राष्ट्रीय एकता को बाधा उत्पन्न करते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां सिर उठाए खड़ी थीं? स्वतंत्र होते ही भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां सिर उठाए खड़ी थीं? तो 3 चुनौतियां खड़ी थीं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी को क्या कहा जाता है? इन सभी को भारत में अल्पसंख्यक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन से हैं? लोकतंत्र के मुख्य तत्वों में खास करके राजनीतिक दलों का होना और नियमित चुनाव का होना है, दोनों शामिल हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा गा ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विश्व के अधिकांश देशों के लोग किस शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं? विश्व के अधिकांश देशों के लोग जो है वो लोकतंत्र को आजकल पसंद कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र की विशेषता है? लोकतंत्र जनता का शासन होता है, लिखित संविधान होता है, यहाँ पर समानता का सिद्धांत भी काम करता है। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? लोकतंत्र से कौन मेल नहीं खाता है? देखिए, संविधान, राजनीतिक दल और चुनाव, ये सब लोकतंत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। व्यक्ति विशेष की सत्ता यहाँ पर नहीं होती। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर घा ऑप्शन, ये राजतंत्र में होता है। अगला प्रश्न, एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो एक लोकतांत्रिक सरकार हमेशा और हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, लोकतांत्रिक सरकार में कौन सी कमी पाई जा सकती है? लोकतांत्रिक सरकार में कौन सी कमी पाई जा सकती है? तो देखिए, श्रम कम कुशल व्यवस्था हो सकती है, स्वस्थ व्यवस्था भी लोकतांत्रिक सरकारों में देखने को मिलती है। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजनीतिक सुधार का आकर्षण तरीका। राजनीतिक सुधार का आकर्षक तरीका होता है कानून के तरीके। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौती है? प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के सामने लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती आज बनी हुई है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता किसके हाथों में निहित होती है? तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें अंतिम सत्ता जनता के हाथों में निहित रहती है। इसीलिए अब्राहम लिंकन जो लोकतंत्र की परिभाषा देते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन होता है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में उन्होंने इस बात को कहा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी देता है कौन? लोकतंत्र ही देता है। इसका का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं जिन्हें वीटो पावर मिला हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 देश ऐसे हैं जिनको वीटो मिला हुआ है। 5 देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं जिनको वीटो पावर मिला हुआ है? तो 5 देश हैं, कौन कौन से बेटा? पांचों देशों के नाम अगर बताया जाए तो जैसे अमेरिका है, रूस है, चाइना, फ्रांस और आपका इंग्लैंड, ये 5 देश ऐसे जिनको वीटो मिला हुआ है। और 10 अस्थायी देश हैं जिनको वीटो नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अस्थायी देश जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं और उनको वीटो पावर नहीं मिला हुआ है। वीटो का मतलब होता है कि अगर कोई सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो वह प्रस्ताव कभी भी पास नहीं हो सकता है। ठीक है, पांचों देश में से चाहे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, यानी कि जो है आपका क्या नाम है, इंग्लैंड, अगर कोई भी जो है किसी चीज़ को नहीं शामिल करना चाहता है तो वो चीज़ नहीं होगी किसी भी मुद्दे पर। अगर चाइना चाहता है कोई काम ना हो तो नहीं होगा। ठीक है, पांचों में से कोई भी एक इसको खत्म वो कर सकता है।
10 में भारत भी शामिल है। अस्थायी देशों में भारत शामिल है। अगला प्रश्न आ चुका है, म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? म्यांमार में जो है सेना का शासन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? सैनिक शासन अथवा राजतंत्र जो होता है ये किस प्रकार का शासन है बेटा? ये अलोकतांत्रिक शासन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती किस पर? लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर डिपेंड करती है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन है, किसने कहा था? किसने कहा था इस बात को? अब्राहम लिंकन साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इनमें से पंचायती राज व्यवस्था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? देखिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये जो है प्रजातंत्र का उपकरण नहीं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का। बाकी उपक्रम, आरंभक, जन्म संग्रह, लोक निर्णय, ये सब जनता के द्वारा होता है। बेसिकली प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ही मात्र देश में है, वो है स्विट्जरलैंड, बाकी किसी देश में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, जिसमें भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव ही नहीं है, क्योंकि छोटे देशों में संभव हो पाता है, जनता डायरेक्ट सरकार को चुन लेती है। यहाँ पर हम प्रतिनिधित्व मतलब की प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना सांसदों को, सांसद प्रधानमंत्री को बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में संबोधित किया? लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में किसने संबोधित किया है बेटा? वो किसने किया? टीवी स्मिथ ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा दी है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा किसने दी है? बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने दी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका, डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेमोक्रेटिक थियरी नाम की पुस्तक को लिखा है सार्टोरी ने, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जियोवानी सार्टोरी। अगला प्रश्न है, किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती? किसने कहा था कि लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? टॉमस पेन ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सामान्यतः संबंधित है स्विट्जरलैंड से, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत संबंधित है? प्रजातंत्र का बहुलवादी सिद्धांत जो है वो सार्टोरी संबंधित है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रजातंत्र शासन है किसका? प्रजातंत्र जो है जनता का शासन है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न है किसने लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए रूप में शासन किया है? तो वो है अब्राहम लिंकन, सी ऑप्शन। दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने दी है? बिल्कुल दल विहीन लोकतंत्र, जेपी नारायण, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे माना जाता है? अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी जॉन स्टुअर्ट मिल, जे एस मिल को मानते हैं। अगला प्रश्न, लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने अग्रसारित करी है? बताएं। तो लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा को डी टैगबली साहब ने अग्रसारित किया, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें क्या होता है, प्रत्येक के पास एक अवसर होता है और उसे वह विदित होता है, यानी जानकारी होती है कि यह उसके पास है? ऐसा लॉवेल नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का समर्थक है? लोकतंत्र का समर्थक इनमें से कौन सा है बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। लॉर्ड ब्राइस, हीगल, कौटिल्य, सर हेनरी मैन। करेक्ट आंसर, लोकतंत्र का समर्थक कौन है? सर लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ तमाम सारा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, 9161936062 पर SMS कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा विथ आंसर। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम करके भेज दीजिएगा और किस सेमेस्टर में आप भेज दीजिएगा लिख करके। आपके पास एक QR कोड भेजा जाएगा, उसी QR कोड पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देनी होगी। उसी 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलने वाला है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी तो ऑब्जेक्टिव का PDF नोट्स, लिखित परीक्षा हो तो लिखित का PDF नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 100 रुपीज़ फीस के अंतर्गत। ये बात आप ध्यान रखिए, केवल 100 रुपये फीस में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आप सभी लोग प्लीज़ जुड़ने का प्रयास करें। सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देता रहता हूँ। ठीक है, आप हमारे 3 चैनल, आपको करिकुलर मास्टर एक चैनल है जहाँ पर आपको को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। एक चैनल है BA करिकुलर, जहाँ पर और भी तमाम प्रकार के आप लेक्चर्स को देखते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चैनल आप सभी लोग जानते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट।
तो ये 3 चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही लेक्चर आपके लिए लगातार मैं लाता रहूँगा, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और आप पसंद आई वीडियो तो सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। ठीक है?